हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने कल की क्लास में, जैसा कि मैंने आप लोग को एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है पढ़ाना, हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल। ठीक है, उसके अंतर्गत दोस्तों मैंने कल आप लोगों को बताया कि रीतिकाल क्या है, रीतिकाल का नामकरण कैसे हुआ, फिर उसके बाद जो है रीतिकाल के नामकरण के से संबंधित जो भी अलग अलग आलोचकों के मत थे वो भी मैंने आप लोगों को बताया, और रीतिकाल का वर्गीकरण। दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन कर दे रही हूँ आप लोगों का कि रीतिकाल का जो वर्गीकरण था दोस्तों, वह 3 वर्गों में मैंने बताया था आप लोगों को कि रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। ठीक है, और उसकी जो है परिभाषा क्या है रीतिबद्ध में, हाँ, कि मतलब ये जो थे रीतिबद्ध में वे वर्ग के कवि आते थे जो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए करते थे। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैंने तीनों जो है आप लोग को बताया परिभाषा, और उसके अंतर्गत जितने भी कवि आते थे अलग अलग, ठीक है, उनके नामों को भी मैंने आप लोग को लिख के बताया था। और वो आप लोग जो है दोस्तों एक बार थोड़ा सा मेहनत भरे लगेगा, लेकिन लिख लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, रीतिबद्ध के थोड़े से ज़्यादा हैं, जैसे कि चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, ये सब रीतिबद्ध के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो आप लोग वो तो ज़रूर याद करिए, वहाँ से भी प्रश्न आता है। अब हम लोग आज की क्लास में दोस्तों पढ़ने वाले हैं रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि। उसमें सबसे पहले नाम आता है दोस्तों किसका? केशव दास का। ठीक है, एक एक चीज़ दोस्तों अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। दोस्तों, एक भी चीज़ में आप लोग को जान लीजिए, जितना भी मैं क्लास दे रही हूँ, छोटी ही भले दे रही हूँ, लेकिन दोस्तों सारे जो है आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी महत्वपूर्ण चीज़ें ही दे रही हूँ। एक भी ना एक्स्ट्रा चीज़ और ना ही मैं कोई चीज़ छोड़ रही हूँ। बस आप लोग डेली क्लासेस देखते रहिए। ठीक है, फिर अपनी क्लास दोस्तों हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि, जिसमें पहले हैं केशव दास। तो केशव दास का दोस्तों आता है कि जन्म कब हुआ था। केशव दास का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1555, और मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1617 ईस्वी में। फिर है कि अब जैसा कि मैंने देखिए बताया था कि जो रीतिकाल के जो कवि हैं वो जो है मतलब किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। हाँ, आश्रयदाताओं की जो है प्रशंसा करते थे। तो इसमें हम लोगों को जितने भी कवि हैं उनके आश्रयदाता राजा का भी नाम याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि जो केशव दास थे ये ओरछा, हाँ, मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहते थे। ठीक है, केशव दास जी जो थे वह राजा इंद्र सिंह के आश्रय में रहते थे, ये आप लोगों को याद रखना है। और केशव दास जी का जन्म तो याद ही रखना है, क्योंकि क्रम से मिलाने के लिए भी आता है। फिर है कि दोस्तों केशव दास को अलंकारवादी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि अलंकारहीन कविता को सुंदर ही नहीं मानते थे ये। ठीक है, इसलिए इनको जो है केशव दास को अलंकारवादी माना जाता था। फिर अगला क्या है पॉइंट कि जो है केशव दास के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों केशव दास के जो पिता थे उनका नाम था काशीनाथ सिंह। ठीक है, इनका नाम आप पूछा जाता है कि केशव दास के जो है पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों केशव दास के पिता का नाम था काशीनाथ सिंह। संस्कृत के ये प्रकांड विद्वान थे, ये आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों इनके पिता का तो नाम याद रखिए, और ये भी साथ में याद रखिए कि जो ये इनके पिता काशीनाथ जी थे, ये ओरछा दरबार में बहुत ही ज़्यादा इनका जो है मतलब एक तरीके से सम्मानित व्यक्ति थे, इनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया था। और ओरछा नरेश जो इंद्रजीत हैं, इंद्रजीत कौन? अर्थात केशव दास जी जिसके आश्रय में रहते थे। ठीक है, केशव दास जी जिसके आश्रय में रहते थे वो कौन से राजा थे? वे थे ओरछा नरेश इंद्रजीत। ठीक है, और केशव दास का भी काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते थे, और इनको जो है केशव दास जी को अपने गुरु के समान समझते थे। कौन समझता था दोस्तों? ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर दोस्तों कहा जाता है कि जनश्रुति है कि केशव दास का जो संपूर्ण जो उनका परिवार था, वार्तालाप में मतलब एक दूसरे से वह जो बातचीत भी घर में करते थे ना, वह संस्कृत का व्यवहार करते थे।
मतलब घर में ही, और इसका प्रभाव केशव दास के जो है पांडित्य पर भी दिखा, लेकिन अपने कुल की परंपरा के विरुद्ध इन्होंने हिंदी को अपनाया। हिंदी में मुख्यतः किस जो है भाषा को, ब्रज भाषा को अपनाया। इसके लिए इन्होंने जो है बड़े ही जो है मतलब कि दुख के साथ लिखा भी था। एक पंक्ति है इनकी कि भाषा बोली न जानई जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जड़मती केशव दास। तो देखिए इनके जो मतलब घर वाले थे कितने ज़्यादा मतलब प्रकांड मतलब थे ये, एक तरीके से इनके पिता तो थे ही संस्कृत के प्रकांड विद्वान, और घर में भी ये लोग संस्कृत के भाषा का ही यूज करते थे। पिता का नाम आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। फिर अगला पॉइंट है कि आचार्य शुक्ल ने इनके द्वारा लिखे गए 7 ग्रंथों का ही उल्लेख किया हुआ है, लेकिन जबकि 9 ग्रंथ ही इनके पाए गए हैं। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए सबके सन में मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। केशव दास जी के कितने ग्रंथ जो हैं दोस्तों, देखिए कुल मिला के 9 ग्रंथ हैं। कौन कौन है फटाक से देखते हैं हम लोग, और सन भी याद रखना है आपको। रसिक प्रिया, इसका समय कब, 1591 ईस्वी। दूसरा है रामचंद्रिका 1601 ईस्वी। कवि प्रिया 1601। रतन बावनी 1607। वीर सिंह देव चरित 1607 ईस्वी में। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में प्रकाशित है। फिर है जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी में। फिर है नखशिक वर्णन। फिर अगला छंद माला। दोस्तों ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 9 के 9, ठीक है, क्रम से जो है इनका पूछता है, ठीक है। ये जो है इनकी केशवदास जी की रचना, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ये सब आप लोग को याद रखना है। और एक चीज़ और, जैसे कि केशव दास जी को ये याद रखना है कि ये एक तरीके से आचार्य थे, ठीक है, आचार्य कवित्व में इनको गिना जाता है। और केशव दास अलंकारवादी तो थे ही, राम भक्त कवि भी माने जाते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा पॉइंट, ठीक। केशव दास जी आचार्य कवि में गिने जाते हैं, और ये अलंकारवादी तो हैं ही कवि, और उसके बाद ये राम भक्त कवि भी माने जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो इम्पोर्टेंट ये 9 रचना है ये आप लोग याद रखिएगा। फिर अब क्या अगला है दोस्तों, अब देखिए इनके रचनाओं के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा लिख दिया है कि जो पूछा जाता है। सबसे पहले इनकी रचना दोस्तों मैंने बताया कि रसिक प्रिया, जो कि 1500 कब लिखा गया, 91 ईस्वी में लिखा गया। कवि प्रिया 1601 ईस्वी में, ठीक है। छंद माला जो रचना है उसका समय तो नहीं पता। ये जो तीनों ग्रंथ हैं इनका, ये रीतिपरक ग्रंथ है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि केशव दास जी का कौन सा ग्रंथ रीतिपरक ग्रंथ है, तो दोस्तों रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, ठीक है, ये जो है केशव दास जी का रीतिपरक ग्रंथ है। तो ये रसिक प्रिया ग्रंथ है, इसमें 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है, जिसका मूल प्रतिपाद्य क्या है, मूल विषय श्रृंगार है, ठीक है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है, जिसका मूल प्रतिपाद्य श्रृंगार है। 16 प्रकाशों में दोस्तों, जो ये 13 प्रकाशों में श्रृंगार की चर्चा हुई है, शेष 3 प्रकाश में अन्य रसों, वृत्तियों एवं काव्य दोषों का विवेचन किया गया है। तो आप लोग लेकिन भले ये मतलब दोनों पॉइंट ना याद कीजिएगा कि 13 प्रकाश में श्रृंगार, ये जरूर याद रखिएगा कि रसिक प्रिया जो है केशवदास जी का, इसमें 16 प्रकाशों में विभक्त लक्षण ग्रंथ है, और जिसका मूल विषय याद रखना है क्या था, वह श्रृंगार था। फिर अगला है कि कवि प्रिया। कवि प्रिया जो है दोस्तों, ये कब लिखा गया, 1601 ईस्वी में। फिर उसके बाद अब इसके अंतर्गत क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं हम लोग। दोस्तों कवि प्रिया की रचना केशव दास ने अपने आश्रयदाता, कौन थे आश्रयदाता भाई, इंद्रजीत ओरछा के नरेश थे ये, इंद्रजीत सिंह की राज नर्तकी, कौन, राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी, ठीक है। केशव दास जी ने कवि प्रिया की रचना क्यों की, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। केशव दास जी अपने आश्रयदाता इंद्रजीत की राज नर्तकी, पहले के ज़माने में रहता था ना कि राज दरबारी कवि, राज नर्तकी सब अलग अलग रहते थे, तो इंद्रजीत सिंह की जो राज नर्तकी का क्या नाम था, राय प्रवीण, उसी को जो है काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से केशव दास जी ने कवि प्रिया की रचना की।
केशव के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इसी ग्रंथ में मिलती है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। केशव दास जी के आचार्यत्व एवं कवित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति इसी ग्रंथ में मिलती है। किसमें? कवि प्रिया में। फिर है दोस्तों इनका अगला ग्रंथ है छंदमाला। छंदमाला में क्या है भाई देखते हैं। छंदमाला में जो है कवि ने 77 छंदों के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। फिर है अब अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका भैया रामचंद्रिका। वैसे तो 9 के 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, लेकिन जिससे जैसे कि अंदर भी घुस के पूछता है वो तो मैंने आप लोग को बता दिया। जैसे कवि प्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, रसिक प्रिया और कवि प्रिया, छंदमाला जैसे कैसा ग्रंथ है वही मैंने बताया कि केशव दास जी की जो 3 रचनाएं हैं वह रीतिपरक ग्रंथ हैं। कौन कौन सी ये भी मैंने आप लोग को बताया। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक भी चीज़ छोड़िएगा मत, जितना भी मैं बता रही हूँ। बाकी तो आप लोग एक्स्ट्रा और भी जो भी जानते भी होंगे और भी पढ़ने की कोशिश करिए, जहाँ से जो भी मिल जाए, ठीक है। फिर से एक बार कहते हैं ये दोस्तों, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से मतलब है जहाँ से जो भी चीज़ एक्स्ट्रा मिले, लगे कि हाँ ये सही है, तो उसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है यह कब प्रकाशित रचना है? यह इसका समय है दोस्तों 1601। केशव दास द्वारा राम कथा पर लिखा गया उत्कृष्ट महाकाव्य है। जैसे कि मैंने बताया केशव दास जी अलंकारवादी थे, ये राम भक्त भी कहे जाते थे, ठीक है। फिर है अगला इनका विज्ञान गीता। विज्ञान गीता कब लिखा गया भाई? विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में जो है लिखा गया है। इसका समय दोस्तों मैं इसलिए बार बार बताती हूँ क्योंकि देखिए पढ़िए तो कंप्लीट पढ़िए भाई, मेरा यही सिद्धांत है। पढ़िए तो कंप्लीट हर एक चीज़ पढ़िए, आधा अधूरा नहीं, समय भी याद रखिए। विज्ञान गीता जो है केशव दास जी का, वह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें कवि के दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो पूछ सकता है कि जो है केशव दास जी की कौन सी रचना में उनके दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्त किया गया है? तो विज्ञान गीता में। अब नोट के माध्यम से मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दे रही हूँ कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर अगला है कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और आचार्य शुक्ल जी का एक कथन भी बहुत अच्छा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उन्होंने वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि भी होनी चाहिए। ये भी आचार्य शुक्ल का बहुत अच्छा जो है पॉइंट है। किसके संबंध में? केशव दास जी के। तो दोस्तों देखिए नोट के माध्यम से 2 चीज़ें मिली। केशव अलंकारवादी थे, मैंने पहले बताया, इसमें है केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है, ठीक है। किस ग्रंथ को? रामचंद्रिका को। किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। फिर अगला है कि आचार्य शुक्ल ने उनके संबंध में क्या कहा? केशव दास के, केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, वैसा उन्हें प्राप्त न था। केशव केवल उक्त वैचित्र एवं शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। ये जो है दोस्तों कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, आचार्य शुक्ल जी का। फिर दोस्तों केशव दास जी की कुछ पंक्तियां हैं, देखिए बड़ी इम्पोर्टेंट, तो ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्रम से। पहला है दोस्तों कि मूलन की जहाँ अधोगति केशव गाई, होम हुतासन धूम नगर एकय मलिनाई, दुर्गति दुर्गन ही जो कुटिलंगति सरितन ही में, श्री फल को अभिलाष प्रगट कवि कुल जी में। फिर दूसरा क्या है कि कौन के सुत बाली के वह कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर साथ नहात बखनिए। फिर तीसरा है सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, बानर बाधत सो धन बंध्यो उन, वारिधि बांध के बाट करी, अजहू रघुनाथ प्रताप की बात, तुम्हें 10 कंठ न जानि परी, तेलनि तूलनि पूंछ जरी न, जरी जरी लंक जराई जरी। देखिए कितनी अच्छी पंक्तियाँ हैं, सब इम्पोर्टेंट है। फिर चौथा है कि कै श्रोणित कलित कपाल, यह किल
कापालिक काल को, यह ललित लाल कैंधव लसत दिग्भामिनी के भाल को। पांचवा पंक्ति क्या है कि तीन नगरी तीन नागरी प्रतिपद हंसकहीन, जल जहार शोभित न जहम प्रगट पयोधर पीन। फिर छठवीं पंक्ति क्या है कि विधि के समान है विमानीकृत राजहंस, विविध विविध विबुध यूत मेरु सो अचल है, दीपति दीपति अति सातो दीप दीपियतु, दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बलु है। देखिए दोस्तों, केशव दास जी रीतिकाल के एक तरीके से मतलब इनको रीति परंपरा का प्रारंभ ही इन्हीं से ही माना जाता है एक तरीके से। तो इनके संबंध में सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इनका जन्म, इनके आश्रयदाता राजा और इनकी जो भी मतलब पंक्तियां हैं प्रसिद्ध, वो इनके ग्रंथों के विषय में, ये सब बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए। केशव दास जी के बारे में अच्छे अच्छे प्रश्न बन के आते हैं। ठीक है, तो ठीक है। वैसे दोस्तों, मैंने लगभग केशव दास जी से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें हो सकती थी इस वीडियो के जरिए मैंने आप लोगों को बताया। और अगर आप लोगों को लगता होगा कुछ छूटा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बाकी तो मैंने लगभग सारी चीज़ें आप लोग को बता दी हैं। और आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। एक से एक अच्छी से अच्छी क्लासेज आप लोग को जो है दोस्तों मैं प्रोवाइड कराऊंगी हिंदी साहित्य से संबंधित। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।